सर लाइव है। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आज कहानी के इस एपिसोड में। दिन थर्सडे है और कल जो है एक मैच है अफगानिस्तान पाकिस्तान का और परसों हमारा श्रीलंका के साथ, लेकिन लगभग सेमीफाइनल की लाइनअप तय हो गई है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो पाकिस्तान का अब कोई चांस है नहीं, तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान का अब कोई मैच होगा नहीं, जो वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, एक और मज़ा आता। लेकिन खैर, क्रिकेट का यही अपना एक खेल है। बाकी आज की कहानी पे आते हैं। कुछ सवाल भी थे कुछ लोगों के कल परसों के, मैं शायद आज लिखना भूल गया, थोड़ा वक्त कम था। आज की कहानी आपने देखा होगा टीज़र, बहुत सारे लोगों ने आप में से। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप यानी पुरुलिया हथियार कांड। इसमें कई चीज़ें हैं। नंबर एक विदेशी जहाज़, एक विदेशी प्लेन हिंदुस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होता है, वायु सीमा में घुसता है और उसको कोई पकड़ नहीं पाता। वो प्लेन आता है, हथियार गिराता है और चला जाता है। क्या ये मुमकिन है? हालांकि इस बात को 24 साल हो गए, पर 24 साल पहले भी ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत पीछे थे बहुत सारी चीज़ों में। तब भी ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल था, तब भी रडार सिस्टम था, तब भी बाकी जो दुश्मन के जहाज़ या जासूसी वाले जहाज़, इन सबको पकड़ने की हमारे पास टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी थी। लेकिन अभी सुन के भी अजीब लगता है कि जैसे अभी इमेजिन कीजिए कि आज के इस दौर में, आज अगर जुलाई 2019 में मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक प्लेन इंडिया के सीमा में दाखिल हो और आए और कुछ भी करके और चला जाए और हम ना पकड़ पाएँ। क्या ये मुमकिन है? ये वैसे ही है जैसे एबटाबाद में अमेरिका ने अपने सील कमांडो को 2 चॉपर में भेजा और उन्होंने उसामा बिन लादेन को मारा और निकल गए। उसको लेके वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत नीचे उड़ान भर रहे थे, बाकी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे जो आज की कहानी है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन कई बात ऐसी है जो आज भी इस कहानी को हिंदुस्तान की सबसे रहस्यमयी कहानी में से एक बना देती है। एक, वो विमान आता है, हथियार गिराता है और चला जाता है। वो हथियार क्यों गिराया? उसका यूज़ क्या होना था? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, कौन थे जिन्होंने वो हथियार गिराया? दूसरा सवाल। नंबर 3, क्या उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पता थी? क्या उस वक्त की इंडियन खुफिया एजेंसियों को ये बात पता थी? क्या रॉ, IB ये सब चीज़ें जानती थी? 4, जिन लोगों को पकड़ा गया उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा भी हुई, लेकिन सभी को फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने माफ़ कर दिया और उन सबको छोड़ दिया गया। 6, जिसका मेन एक्यूज्ड है किम डेवी, जिसका नाम है, जो डेनमार्क का सिटीज़न है, वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। और जब बाकी लोगों के साथ वो गिरफ्तार हो सकता था मुंबई में, बाकी के 5 को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वो मुंबई से निकल गया और गिरफ्तार नहीं हो पाया। तो उसको यहाँ से भागने में किसने मदद की? जिस वक्त ये प्लेन हिंदुस्तान की वायु सीमा में दाखिल हुआ, उस वक्त उसी दिन अपने बहुत सारे जो रेडार थे वो मेंटेनेंस के नाम पे बंद थे। तो ऐसा क्यों? उसी वक्त फिर ये हथियार गिराया गया। तो ये सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं, सारे सवाल मिलते हैं, और इसीलिए ये कहानी अपने आप में बेहद रहस्यमयी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब क्यों का जो क्यों इसका जवाब क्या है, ये मैं आखिर में इस पर बात करूँगा। फ़िलहाल आप में से बहुत सारे लोग शायद डिटेल में इस कहानी को नहीं जानते हों, तो उनके लिए ज़रूरी है। बात 18 दिसंबर 1995 की है। पश्चिम बंगाल में एक पुरुलिया जगह है और पुरुलिया के आसपास के कुछ गांव में सुबह 18 दिसंबर 1995 की सुबह कुछ लोग, गांव के लोग उठते हैं, खेतों पे जाते हैं, तो हैरान रह जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि कई बड़े बड़े बॉक्स गिरे हुए हैं। अब अलग अलग 2-3 गांव में सारे ऐसे बॉक्स देखे उन्होंने। जब बॉक्स देखा, उसे खोला, तो हर बॉक्स के अंदर हथियार थे। AK-47 राइफ़ल, कारतूस, रॉकेट लॉन्चर, टैंक पर हमला करने वाले जो हथगोले होते हैं, हैंड ग्रेनेड, वो 9mm पिस्टल और नाइट विज़न ग्लासेस, जो रात में आप देख के ऑपरेशन कर सकते हैं। अब जब लोगों ने बक्सा खोलना शुरू किया और उसमें से ये हथियार मिलना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे बात पूरे गांव में एकदम अफवाह की तरह फैली। लोग टूट पड़े, हर कोई अपना अपना हथियार लेकर भाग रहा है। लोगों ने घरों में हथियार छुपा लिए।
ये बात खैर किसी तरह वहाँ के लोकल पुलिस तक पहुँची, लोकल पुलिस से फिर बात डिस्ट्रिक्ट तक पहुँची, डिस्ट्रिक्ट के बाद कोलकाता पहुँची, कोलकाता से बात दिल्ली पहुँची। उसके बाद वहाँ के सीएम ऑफिस से लेके दिल्ली में पीएमओ, आईबी, रॉ सब अलर्ट पे और हर एक हैरान। इसके बाद वहाँ बाकायदा टीम भेजी गई। अब टीम ने वहाँ पे हथियार जब देखे तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद गांव-गांव जाकर तलाशी ली गई। लोगों ने गांव में हथियार छुपा रखा था। लोगों को बाकायदा लाउड स्पीकर पे कहा गया कि जिन जिन लोगों के पास हथियार है वो फ़ौरन जमा करा दें, वरना फिर उनको पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो बहुत सारे हथियार फिर घर में तलाशी ले लेकर सब इकट्ठा किया गया। और जब इकट्ठा किया गया तो पता चला उस वक्त जो गिनती थी करीब 300 AK-47 राइफ़ल, 300, 15,000 कारतूस गोलियां, रॉकेट लॉन्चर करीब 8, टैंक पर हमला करने वाले हथगोले अनगिनत, 9mm पिस्टल और नाइट विज़न ग्लासेस और बाकी जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो सारे मिले। अब इतने सारे और इतनी बड़ी मात्रा में हथियार गांव में सुबह उठने के बाद लोगों को खेतों में, झाड़ियों में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कोई भी सुनेगा तो अजीब लगेगा। अब इसके लिए बाकायदा सारी टीम पहुंची। उसके बाद छानबीन शुरू हुई। छानबीन चलती, ये 18 दिसंबर की बात है। और अब ये हुआ कि हथियार आया कहाँ से, तो उसमें कुछ लोगों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि रात को बहुत नीचे कोई प्लेन यहाँ से गुजरा, उसकी आवाज़ आई थी अजीब सी। उस इलाके में ये भी था कि कोई गाड़ियाँ इस तरीके की आई नहीं जो गाड़ी हथियार लेकर आए। और वहाँ तक, अब खेत के बीच में अगर बॉक्स पड़ा हुआ है तो वहाँ तक तो गाड़ी जा नहीं सकती। तो शुरुआती तफ्तीश से ही पता चल गया था कि ये जो हथियार है ये ऊपर से गिराया गया। अब लेकिन ऊपर से कौन गिराएगा, क्यों गिराएगा? तब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, शायद ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर थे, और वहाँ पे लड़ाइयाँ भी बहुत चल रही थी। जो एंटी लेफ्ट सोच के लोग थे उनमें और लेफ्ट पार्टी के लोगों में आए दिन झगड़ा, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो शुरुआती छानबीन तफ्तीश शुरू हुई। उसके बाद अचानक 21 दिसंबर को, इस हथियार के मिलने के 3 दिन के बाद ही 21 दिसंबर 1995 को मुंबई में थाईलैंड से कराची जा रहा है एक एयरक्राफ्ट, मुंबई एयर स्पेस के ऊपर था और वो संदिग्ध हालत में जा रहा था। और ये चूँकि मामला यहाँ ये हो गया था कि कोई प्लेन से ही हथियार गिराए गए, तो एटीसी और उसको कोई सूचना नहीं, उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, तो उस सस्पिशियस प्लेन को नीचे उतारा गया मुंबई एयरपोर्ट पर। और उसके बाद उतारने के बाद उस जहाज़ में सवार लोगों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पुरुलिया में हथियार गिराए थे। तो पहली चीज़ जो सामने आई वो 3 दिन के बाद आई, और 3 दिन के बाद पता चला कि ये हथियार प्लेन से गिराया गया और उसको गिराने वाले लोग अब हमारे शिकंजे में हैं। जो उस जहाज़ में लोग थे जो पकड़े गए थे उनमें से 6 लोग थे, 5 लाटविया के थे और एक ब्रिटिश था। जो ब्रिटिश सिटीज़न था उसका नाम था पीटर ब्लीच। पीटर ब्लीच के बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये एक माफिया टाइप भी है, आर्म्स का डीलर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 से भी जुड़ा हुआ है। तब जब ये खुलासा हुआ, इन सब से पूछताछ हुई, इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाद में पता चला कि इसमें 6 लोग नहीं बल्कि 7 लोग सवार थे। 5 लाटविया के सिटीज़न, इसके अलावा छठा पीटर ब्लीच, और 7वां जो नाम सामने आया उसका नाम था किम डेवी। किम डेवी डेनमार्क का सिटीज़न था और इस प्लेन में ही सवार था। जब इस प्लेन को नीचे उतारा गया उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट से वो गायब हो गया। और ये भी कहते हैं कि उसने पीटर ब्लीच को भी कहा था मेरे साथ चलो। पीटर ब्लीच ने कहा नहीं, मैं गिरफ्तार होना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे मालूम है मैं छूट जाऊँगा, अपने सोर्सेस के ज़रिए। उसके बाद कहते हैं कि किम डेवी को एक MP ने मदद की, उसको वहाँ से निकाला, काठमांडू ले गए और काठमांडू के रास्ते वो डेनमार्क पहुँच गया। तफ्तीश चलती रही। इन जो 6 लोगों को पकड़ा गया था इनको फिर
उम्र कैद की सज़ा हुई। उम्र कैद की सज़ा होने के बाद सभी जेल में थे, लेकिन 2000 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया और जो सारे लाटविया के सिटीज़न थे वो उस वक्त तक उन्होंने रूस की नागरिकता ले ली थी और उन सबको छोड़ दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उम्र कैद की सज़ा माफ़ कर दी उनकी। तब 14 साल की उम्र कैद हुआ करती थी, लेकिन ये 5 साल ही जेल में रहे। उसके बाद 4 फरवरी 2004 को, मतलब उन पाँचों के बाद छठा जो MI5 का जिसको हम कहते हैं कि एजेंट भी था, पीटर ब्लीच, इसको 4 फरवरी 2004 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने माफ़ी दे दी और ये भी रिहा हो गया और ब्रिटेन वापस चला गया। कहते हैं कि इन सब की रिहाई के पीछे फॉरेन ताकतें थीं। एक तरफ रशिया ने उन 5 लातविया के लोगों को रिलीज़ कराया और फिर ब्रिटेन ने प्रेशर डाला और उसके बाद पीटर ब्लीच को भी छोड़ दिया गया। अब ये कहानी का एक पार्ट है। अब सवाल ये था कि जो प्लेन था और ये हथियार कैसे, कहाँ, इसकी जांच की गई, क्योंकि ये प्लेन अब कब्ज़े में था। तो पता चला कि ये एक कार्गो प्लेन था, माल ढोने वाला जहाज़, और ये जहाज़ जो रूस का बना हुआ था और बुल्गारिया से ख़रीदा गया था और पहली बार इसने बुल्गारिया से ही उड़ान भरी। बुल्गारिया से उड़ान भरने के बाद ये प्लेन टर्की पहुंचा, टर्की के बाद ईरान गया, ईरान के बाद पाकिस्तान पहुंचा, कराची शहर पहुंचा और कराची होते हुए फिर ये हिंदुस्तान की वायु सीमा में दाखिल होता है और बनारस पहुंचता है। बनारस में करीब 8 घंटे तक ये प्लेन खड़ा रहता है और उसके बाद वहाँ से ईंधन वींधन लेने के बाद फिर ये पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करता है और पश्चिम बंगाल जाते वक्त पुरुलिया ज़िले के पास ये ऊपर से पैराशूट के ज़रिए बड़े बड़े बॉक्स को नीचे गिरा देता है और वो पैराशूट के ज़रिए उसमें जो बॉक्स थे, उसमें हथियार थे, वो पुरुलिया के उन 2-4 गाँव में जाकर गिर जाता है। अब ये पूरी कहानी थी। इसके बाद फिर ये प्लेन वापस कोलकाता पहुंचता है, फिर कोलकाता से ये थाईलैंड जाता है और फिर थाईलैंड से ये वापस कराची जा रहा था जब मुंबई के एयर स्पेस में इसको पकड़ा गया था और फिर नीचे उतारा गया और फिर लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद नाम आ चुका था किम डेवी का। किम डेवी मेन इसमें जो है कल्प्रिट माना गया, लेकिन किम डेवी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब हंगामा हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। उसमें उस वक्त लेके सारी सुरक्षा के ऊपर सवाल था कि इंडियन एयर स्पेस में एक प्लेन आता है, हथियार गिराता है, चला जाता है, हम पकड़ नहीं पाते, हम रोक नहीं पाते, कल को कोई दुश्मन प्लेन भी घुस सकता है। तो उस वक्त लेके इसको काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी सवाल सारे खड़े हुए। PV नरसिम्हा राव तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसके बाद जब जांच हुई तो फिर ये मामला जब हुआ तो जांच CBI को सौंप दी गई। CBI ने इस पूरे मामले की जांच की और CBI ने जो जांच की उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के हिसाब से CBI ने कहा कि ये पूरी साजिश थी, ये आनंद मार्गी के लोगों की थी, ये हथियार उनके लिए थे। अब आनंद मार्गी एक धार्मिक संस्था है और जो वामपंथी सरकार पश्चिम बंगाल में थी उसके खिलाफ इनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। दुनिया भर के कई देशों में इनका आश्रम है और कई जगह पे हिंसा करने का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा। तो CBI ने अपनी रिपोर्ट में, और अब लेकिन ये कि हथियार वहाँ पुरुलिया में और आनंद मार्गी कैसे, तो CBI की रिपोर्ट में कहा गया कि आनंद मार्गी का जो हेडक्वार्टर है वो पुरुलिया है और पुरुलिया में ही हथियार गिराए गए, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ की लेफ्ट सरकार जो जीतू बसी की सरकार थी उसके खिलाफ इनकी दुश्मनी थी और उसके लिए इनको लड़ाई के लिए हथियार चाहिए था। दूसरा ये था कि चूँकि वहाँ पे मुख्यालय था तो इनको सबसे इजी वहीं पे था हथियार ड्रॉप कराने का, तो इसीलिए पुरुलिया के आसपास के गांव में ये हथियार गिराया गया। और तीसरी जो उनकी थ्योरी थी वो ये कि जो MI6 का एजेंट पीटर ब्लीच जो पकड़ा गया था, CBI ने कहा कि उसने ये बताया था, अपने पूछताछ में खुलासा किया था
उसने एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्म्स के बारे में बताया था, लेकिन सीबीआई और लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब ने जो 18 दिसंबर को वहाँ से हथियार बरामद की, उनकी गिनती और पीटर बिलीच की गिनती में बहुत फ़र्क था। मतलब ये हुआ कि जितने हथियार नीचे फेंके गए थे उससे बहुत कम बरामद हुए, बाकी के हथियार वहाँ से गायब हो गए थे। तो ये बाकी के जो हथियार थे, ये आनंद मार्गी के जो कार्यकर्ता थे वो उठा कर ले गए। ये सीबीआई की पूरी रिपोर्ट थी। हालांकि सीबीआई की इस रिपोर्ट को अदालत ने खारिज कर दिया सबूतों के अभाव में। तो फिर यह है कि ये हथियार किसके लिए, क्यों? अब इसको लेकर उस वक्त बड़े सारे सवाल उठे और बहुत सारी थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी आई कि एक्चुअली में ये हथियार बांग्लादेश में उस वक्त कुछ उग्रवादी गुट थे, उनके लिए थे और वहाँ बांग्लादेश में गिराना था। लेकिन जो पूरी ज्योग्राफिकल बॉर्डर थी, अपनी भौगोलिक सीमा, उसको पहचान करने में पायलट गलती मार खा गया और इसलिए वो बांग्लादेश की सरहद में गिराने की बजाय पुरुलिया में गिरा के चला गया, जबकि उसको शायद दूरी नापने में कुछ कन्फ्यूज़न हुआ था। तो एक थ्योरी आई कि ये बांग्लादेश के उग्रवादियों के लिए था, लेकिन ये गलती से पुरुलिया में गिर गया, भारतीय सीमा में गिर गया। दूसरी थ्योरी आई कि ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की हरकत थी और CIA असल में इसको म्यांमार के, जो उस वक्त वहाँ पे काचेन विद्रोही ग्रुप एक्टिव थी, तो म्यांमार में काचेन विद्रोहियों के लिए CIA ने यह हथियार भेजी थी और इस हथियार को म्यांमार पहुँचना था, लेकिन गिर गया पुरुलिया में। ये दूसरी थ्योरी आई। पहली बांग्लादेश, दूसरी म्यांमार। तीसरी थ्योरी आई कि उस वक्त LTT, जो प्रभाकरन की पूरी टीम काम कर रही थी वहाँ पे, श्रीलंका सरकार के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो एक्चुअली ये लिट्टे के लिए था और लिट्टे तक पहुँचना था, लेकिन लिट्टे तक भी नहीं पहुँचा। तो ये सारी थ्योरी आई, लेकिन इन सारी थ्योरी को लेकर कभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं है। अब CBI की आनंद मार्गी की दलील को कोर्ट ने मना कर दिया साफ और कहा कि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दूसरा, जो बाकी की म्यांमार की, बांग्लादेश की और बाकी जो थे, इवन एक बर्मा का भी नाम आया, लेकिन उसकी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं आए। अमेरिका से लेकर रूस तक का नाम आया कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे भेजने के लिए, उसमें भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो अब ये था कि आखिर किस मकसद से यह हथियार भेजा गया, क्योंकि सबूत और कोई सवाल का जवाब तो मिल नहीं रहा था। और वाकई ये भारत में गलती से गिरा था या भारत के लिए था। तो इसको लेके फिर और भी चीज़ें आई। एक हुआ कि भारत सरकार की भी उंगली उठी, और भारत सरकार पर उंगली क्यों उठी, उसकी एक वजह थी। एक तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया था कि इस आर्म्स ड्रॉप के बारे में उसने इंडियन गवर्नमेंट को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी और कहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट यानी पश्चिम बंगाल की सरकार को सही वक्त पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब उसमें ये हुआ कि इसको लेके भी हंगामा हुआ कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन थी और पश्चिम बंगाल में ये गिरने वाला था, तो आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर की। अब यहाँ पे ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि हथियार क्यों, तो उनका ये मानना था कि उस वक्त जो लेफ़्ट की पार्टी थी वहाँ पे वायलेंस काफ़ी हो रहा था, तो लेफ़्ट की पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए और आनंद मार्गी जैसे और बाकी लोगों को वहाँ पे जो नक्सल और उनको मजबूत करने के लिए ये हथियार भेजा गया था, ताकि वो इन हथियारों से वामपंथियों का मुकाबला करें और वहाँ पे हिंसा हो, और हिंसा के बाद सरकार पे उंगली उठे और ये हो सकता है कि फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, चुनाव करा दिया जाए और उसके बाद चुनाव जीता जाए। इसको लेके केंद्र सरकार पे उंगली उठी। इन सारी उंगलियों को लेकिन सबसे ज़्यादा जो हवा दी वो खुद किम डेवी ने दी। 2011 में किम डेवी ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि इस आर्म्स ड्रॉप के बारे में इंडियन गवर्नमेंट, IB, रॉ, इन सबको पूरी जानकारी थी। उसने ये भी कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक विदेशी प्लेन खामोशी से चुपचाप भारतीय वायु सीमा में दाखिल हो जाए और पता ना चले। तो उसके लिए सारा इंतज़ाम किया गया था। ऐसी चीज़ें की गई थी कि उस वक्त सारे रेडार को भी मेंटेनेंस पे लगा दिया जाए ताकि वो पकड़ में ही ना आए।
और वो अपना काम करके निकल जाए। किम डेवी ने यह भी कहा कि यह हथियार एक्चुअली वेस्ट बंगाल में यूज़ होना था, वहाँ के वायलेंस के लिए यूज़ होना था। अब इसको लेके फिर सरकार पे उंगली उठी। इस दौरान में सीबीआई ने कई बार कोशिश की किम डेवी को वापस लाने के लिए और यहाँ पे उसके मुकदमा चलाने के लिए। शुरुआत में भारत सरकार के सामने डेनमार्क की गवर्नमेंट ने 2 शर्तें रखी थी किम डेवी को सौंपने के लिए। पहली ये कि उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी, दूसरी ये कि कोई भी सज़ा उसे जो होगी वो सज़ा वो भुगतेगा डेनमार्क में। बट डेनमार्क गवर्नमेंट के इस फैसले के बारे में कि उसने, चूँकि डेनमार्क गवर्नमेंट ने इंडिया को ये 2 शर्तें रखी, कोर्ट में अपील कर दी थी अपने ही गवर्नमेंट की शर्त के ख़िलाफ़, और कोर्ट ने डेवी की बात मान ली और उसे डेनमार्क से बाहर भारत को सौंपने से कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी डेनमार्क की। डेवी आया नहीं। इसके बाद फिर भी सीबीआई कोशिश कर सकती थी, लेकिन बाद में डेवी को डिपोर्ट करने के लिए सीबीआई ने जब फिर अपील की तो डेनमार्क की कोर्ट ने भी मना कर दिया। उसकी वजह ये थी कि ऐसे जुर्म में और ऐसे मुजरिम को आपको अगर ज़रूरत है उसको कोर्ट के सामने खड़ा करना है तो एक ख़ास पीरियड और मियाद होती है। सीबीआई ने वो गुजारिश तब की जब वो मियाद निकल गई, जब वो मोहलत निकल गई। मतलब आप 5 साल 10 साल उसके बाद आप अगर अपील करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसमें भी ये उंगली उठा के सीबीआई ने जानबूझ के देरी की, जानबूझ के उसने अपील लेट की। तो ये सारी चीज़ें हुई। 6 लोगों को कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी उम्र कैद की, लेकिन 6 के 6 को फिर बाद में 5 साल और 9 साल के अंदर सबको माफ़ी दे दी गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो फिर ये सवाल उठा कि विदेशी सरकार के इस दबाव में आकर दिया गया, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिसको छुपाया जा रहा है। 2016 में नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने, डेनमार्क की सरकार से गुजारिश की थी कि किम डेवी को भारत को सौंपा जाए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। और कहते हैं कि किम डेवी आखिरी उम्मीद है, आखिरी जो बता सकता है कि एक्चुअली इस पुरुलिया आर्म ड्रॉप्स का सच है क्या, लेकिन वो डेनमार्क में है। अगर उसकी मौत हो जाती है तो आप मान के चलिए कि राज हमेशा के लिए राज रहेगा। लेकिन कहते हैं कि इसमें कई मुल्कों की एजेंसियां इन्वॉल्व थी और उंगली भारत सरकार पे भी उठती है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट एजेंसी के या तो सरकार में बैठा हुआ कोई बड़ा शख्स, एजेंसी के बड़े लोग, अगर उनकी जानकारी के बिना ऐसा होता है तो ये मुमकिन नहीं है। तो किसी न किसी को जानकारी थी और ये आर्म्स ड्रॉप सरकार की जानकारी में हुआ। और इसके सबूत के तौर पे ये भी कहा जाता है कि फिर वरना ऐसे अक्यूज़ को छोड़ा नहीं जाता, इनको माफ़ी नहीं दी जाती। लेकिन आज भी 24 साल के बाद, जो मैंने आपको शुरू में कहा था क्यों क्यों क्यों, ये हथियार पुरुलिया में किसने गिराए, किसके कहने पे गिराए, इन हथियार का यूज़ कहाँ होना था, हिंदुस्तान की वायु सीमा में दाखिल होने तक प्लेन को क्यों नहीं पकड़ा जा सका, मुंबई एयरपोर्ट पे जब 7 लोग पकड़े तो किम डेवी को मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलने की देश की छूट किसने दी, किम डेवी को कभी लाने की सीरियस कोशिश क्यों नहीं की गई, आईबी रॉ, इन सब को क्या उस वक्त इसकी जानकारी थी, क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी थी। इन किसी सवालों का जवाब आज भी पुख्ता तौर पर कहीं भी कोई भी नहीं दे पा रहा, और इसीलिए इसको हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा रहस्यमय केस माना जा रहा है। अब इसका जवाब अगर 24 साल में नहीं मिला, आगे मिल पाएगा कि नहीं ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक रात पुरुलिया के गांव में इतने सारे हथियार गिरते हैं, हथियार गिराकर प्लेन चला जाता है, उसके बाद लोग पकड़े जाते हैं, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, और मेन अक्यूज़ को कभी भी हिंदुस्तान के कानून की चौखट तक नहीं लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ये मामला छोटा मोटा नहीं था, ये बड़े लेवल की साजिश थी और इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व थे, और इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार के किसी बड़े शख्स, बड़ी एजेंसी, उन सब की जानकारी के बिना ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये अपने आप में ख़तरनाक था जिस तरीके की बातें उठी कि पश्चिम बंगाल में इसका इस्तेमाल होना था, कुछ का कहना है कि नक्सल के लिए इस्तेमाल होना था। लेकिन जो भी था, हथियार का इस्तेमाल हमेशा गलत होता है, हथियार हमेशा बर्बादी लेकर आती है, ये सच है। लेकिन पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप 24 साल के बाद भी एक राज है हिंदुस्तान के। अगर सबसे बड़े राज की आप बात करें जो टॉप 2-3 होंगे, उनमें से एक है। ज़हीन से ज़हीन दिमाग अफसर आज तक इस राज को नहीं खोल पाए, या तो ये कह सकते हैं कि उन ज़हीन दिमाग अफसरों को इसकी छूट नहीं दी गई कि आप इसका सच सामने लाओ। और कमाल की बात यह है कि इस दौरान में इतनी सारी सरकारें बदली, अलग अलग सरकारें आईं,
लेकिन किसी भी सरकार ने पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप का सच हिंदुस्तान के सामने नहीं लाया। और ऐसा क्यों है? कई बार ये कहा गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मसला है, लेकिन अगर एक सरकार ने गलती की तो दूसरी सरकार उसका सच सामने ला सकती थी। बट आज 24 साल कई सरकार आई, कई सरकार गई, पुरुलिया का राज एक राज ही है। बताओ अब दीप। सर निशांत कुमार जी का सवाल है, सर अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ था तो सेकंड टाइम मुंबई में क्यों पकड़ा गया उसे? तब भी जाने देना चाहिए था, और पाकिस्तान जा रहा था प्लेन, तो क्या इसमें पाकिस्तान का भी हाथ नहीं है? मुंबई में इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि मुंबई के वहाँ के जो भी एयर ट्रैफिक से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो संदिग्ध रूप से जा रहा था और इसलिए शक के बिना पे पकड़ा था। और उन्हें मालूम नहीं था कि इसमें एक्चुअली क्या है सब कुछ, और उसमें कोई हथियार वित्यार तो थे नहीं। लेकिन पकड़ने के बाद फिर जब पता चला और खुलासा हुआ तो उनको गिरफ्तार किया गया। और कहते हैं कि किम डेवी उसमें था और किम डेवी को एक बड़े नेता की मदद से हिंदुस्तान की सरहद से निकाला गया। ये भी कहते हैं कि किम डेवी ने पीटर ब्लीच से कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ से हम आराम से निकल जाएंगे, कोई हमें नहीं रोकेगा। बट पीटर ब्लीच ने कहा था, MI5 का जो एजेंट था, कि नहीं, मैं अपने अरेस्टिंग दूंगा और मैं अपने सोर्सेज से निकल भी जाऊंगा, तुम चिंता ना करो। तो किम डेवी अकेला गया। सर एक सवाल था जो ऊपर चला गया, वो उनका सवाल था कि सर अगर आज तक में कभी क्राइम होता है तो आप उसी दिन लाइव दिखाएंगे या इन्वेस्टिगेशन करके दिखाएंगे, और क्या आप दूसरे मीडिया चैनल्स को आप आज तक के ऑफिस बुलाएंगे? आज तक में अगर क्राइम होता है, देखिए पहली चीज़ तो कभी ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो, नंबर 1। नंबर 2, एक न्यूज़ रिपोर्टर का काम होता है कि जब जो खबर होती है उसको पहले तो उसी वक्त दिखाना, उसी रूप में दिखाना, उसी तरीके से दिखाना, देन इन्वेस्टिगेशन और बाकी चीज़ें उसके बाद आती हैं। तो जब जो हो पहले आप तो उसको ब्रेक करते हैं, आप उसको दिखाते हैं, फिर बाकी चीज़ें जो बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चालू रहता है फिर आप वो करते हैं। सर कई लोगों का सर सांडी के आईडी है, वेयर दी अनंत मार्गेस टेररिस्ट, वो पूछ रहे हैं, सर नाम बताया संदीपन साहब। आनंद मार्गी का देखिए, आपको मैंने और भी किस्सा सुनाया था जो बिहार से जुड़ा हुआ मामला था। तो इनके दुनिया भर में कई आश्रम है, इनकी एक धार्मिक संस्था है, इनकी एक अलग डिफरेंट सोच है। ये बिहार में, बंगाल में इनकी जड़ें हैं, और हालांकि अब थोड़ा कम हुई हैं, लेकिन पहले ये ज़्यादा एक्टिव थे। सर नव रोज करके का आईडी है, वो पूछें क्या पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप सरकार के लिए नसीहत था, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव अपकमिंग है, आज के माहौल में कॉन्स्पिरेसी का प्रेशर बनाया जा सकता है? नवरोज़ हमेशा ये एक सबक तो है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई ऐसे एक सस्पिशियस प्लेन हमारे एयर स्पेस में घुस के यूँ निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे भी थोड़ा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोगों को मालूम था और उनकी बिना इजाज़त के ये चीज़ें कभी सामने नहीं आई। बल्कि एक चीज़ जो मैं आपको मिस कर रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा था कि जब ये प्लेन बनारस एयरपोर्ट पे खड़ा था, और चूँकि वहाँ काफ़ी देर तक रहा, और बनारस के एयरपोर्ट पे खड़े होने के दौरान में इसके जो स्टाफ थे वो सब होटल में भी जाते रुकते थे। तो होटल तक एयरपोर्ट से पहुंचाने और लाने के लिए कुछ ड्राइवर भी थे। उनमें से एक बाबतपुर एयरपोर्ट है बनारस के, जो अभी भी वही है। तो बाबतपुर एयरपोर्ट पर एक टैक्सी चालक था जिसका नाम था मंगला पटेल। तो ये किम डेवी को भी लेकर होटल और फिर बाबतपुर तक गया था और लाया 2-3 बार। इस केस की जब शुरुआत हुई, ये लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो मंगला पटेल बाकायदा इसमें एक विटनेस था और वो गवाही देने के लिए जाता था। 5 जनवरी 2014, 5 जनवरी 2014 को एक बिहार में क्यूल जंक्शन है, पटना से करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। तो क्यूल में इस मंगला की लाश पाई गई थी, और मंगला की मतलब एक तरह से कत्ल था। तो 2014 जनवरी में, और ये उस पुरुलिया आर्म्स में एक्ट में गवाही दिया इसने, और एक वो भी था। अब लेकिन इसको हम उस हथियार से जोड़ के देखें या कुछ और चीज़ से देखें, लेकिन ये एक चीज़ थी कि एक इसमें अहम विटनेस, उसका भी कत्ल हो गया। जैसे जासूसी फिल्मों में कई बार हम ये सब चीज़ें देखते हैं। तो इसमें कई ऐसी चीज़ें थी, कई ऐसे राज थे जो आज तक खुले नहीं हैं, अनसुलझे। जब यही है कि क्यों फेंका गया, किसके लिए फेंका गया, किसने मंगाया, किसके कहने पे आया, ये सारे सवाल जो हैं सवाल ही हैं आज। सर विपुल कुमार झा जी का सवाल है, सर क्या भारत भी किसी देश पे प्रेशर बनाकर या डलवा कर भगोड़े को वापस ला सकता है भारत में? अब प्रेशर डालकर बिल्कुल ला सकते हैं, और हम
जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो, सारी चीज़ें हों, कानून के दायरे में हो, तो हम किसी को भी ला सकते हैं। लेकिन वही है कि पहले तो वो देश माने कि हाँ वो हमारे यहाँ, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, वो मानता ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ, जबकि दुनिया जानती है कि दाऊद वहीं है। लेकिन बाकी अब चाहे आप मालिया हो, नीरव मोदी हो, चौकसे हो, ये सबको पता है कहाँ है, क्योंकि इनकी तो तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो उस देश को कन्विंस करके, उस देश के जो लॉ ऑफ कोर्ट है उसको कन्विंस करके बिल्कुल लाया जा सकता है। सर राहुल जी का बर्थडे है कल, तो एक बार उन्हें आप विश करें। राहुल साहब हैप्पी बर्थडे, एडवांस में बर्थडे, आपका कल बर्थडे है, तो सर बहुत बहुत मुबारक। छाया पांडे जी का सवाल है, सर प्रिजनर ऑफ वॉर्स को वापस लाने की सीरियस कोशिश क्यों नहीं की जाती, जो लोग हमारे लिए जान जोखिम में डाल देते हैं। छाया जी कई बार ये मुद्दा उठाया कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो युद्ध बंदी होते हैं उनके लिए बाकायदा कानून है, उसके तहत आपको छोड़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। लेकिन उन बंदियों को आसानी से सौंप दिया जाता है जिनकी बाकायदा सबूत हो कि हाँ ये उनके जेल में बंद है, ये है, ये, उसके बारे में पुख्ता सबूत हो। बहुत सारे ऐसे बंदी होते हैं जिनके बारे में कोई गवर्नमेंट क्लेम ही नहीं करती कि हमने इनको बंदी बना रखा, हमारे पास है, और ऐसे ही लोग जेल में सालों सालों पड़ते हैं और जेल में ही उनकी मौत हो जाती है और वो सौंपते नहीं हैं, जबकि वियना संधि के तहत ऐसे लोगों को सौंपना चाहिए। सर बहुत लोग सर मैरिज एनिवर्सरी भी पंकज दवे जी का है कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी आज। पंकज दवे जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी हैप्पी एनिवर्सरी। सर आकाश गुप्ता का हम नाम नहीं लेते तो कह रहे कि आकाश गुप्ता जी नमस्कार। सर हरिओम का भी आज बर्थडे है। हरिओम साहब आपको भी बहुत बहुत बर्थडे मुबारक। सर आयुष अर्पित जी बहुत दिनों से गुजारिश कर चुके हैं, मेल भी कर चुके हैं कि उन्हें चारा घोटाला सुनना है। आयुष अर्पित जी अब जल्दी आपको चारा घोटाला की कहानी सुनाते हैं। देखिए धीरे धीरे सभी कहानियों की बारी आ रही है, जो जो जैसे जैसे मिलता जाता है मैं आपको सुनाता जाता हूँ, तो उसकी भी बारी आ जाएगी। सर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में झगड़ा क्यों है, उसको लेकर कहानी सुनना। चलिए इजराइल, फ़लस्तीन, ईरान, अमेरिका, इन सब की भी अब आपको कहानी सुनाता हूँ। सर यशपाल जी का सवाल है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर प्रेशर ना हो इसके लिए कानून में कोई प्रोविज़न है क्या, सर क्यों नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, प्रोविज़न है आईओ के ऊपर कि आप आईओ पे दबाव नहीं डाल सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं एक फ्री हैंड देने के लिए, लेकिन वही है कि उसका जो उसका पालन नहीं हो पाता ईमानदारी से। वरना कानून में आईपीसी हो या सीआरपीसी हो, दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो बनाया बहुत खूबसूरती से है कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ है जो डूज़ एंड डोंट्स हैं। लेकिन फिर वही है कि सिफारिश, पावर, ताकत, रिश्वत, ये सारी चीज़ें मिलके इसको ख़राब कर देती हैं। सर अभिजीत वाडकी जी का सवाल है, सर अगर सब सरकार एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग किसके ऊपर यकीन करें। अभिजीत जी आपका सवाल बड़ा सीरियस है कि हाँ अगर सारे सरकार एक दूसरे का सपोर्ट करें तो हम किस पे भरोसा करें। जाहिर सी बात है हमें सरकार पे ही भरोसा करनी पड़ेगी, लेकिन सरकार पे दबाव बना के रखना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को ऐसे उठानी पड़ेगी कि वो सुने और माने और जो सच है वो सामने लाए। सर राहुल जी कह रहे हैं कि सर उनका आज बर्थडे, तो आज के दिन नहीं सर कल बर्थडे, तो ऐसा क्राइम बताइए जो उनके बर्थडे पे हुआ हो, वो कनेक्ट करना चाहते हैं अपने बर्थडे और क्राइम। अरे राहुल साहब बर्थडे, आप बर्थडे मनाइए, खुशी खुशी मनाइए, बर्थडे को क्राइम से कभी रिलेट मत कीजिए। ज़िंदगी में सब अच्छा हो आप लोगों के साथ, हमेशा आप लोग अच्छे रहें, सिर्फ क्राइम की कहानियाँ सुने, क्राइम ना हो, बस यही मेरी दुआ है। सर शमश्री के बहुत देर से रिक्वेस्ट करें कि मैं उनका सलाम आप तक पहुँचा दूँ। शमश्री के सलाम, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो। सर सतीश मेहता जी का सवाल है, सर इंडियन गवर्नमेंट आखिर दूसरे देश से किसी मुजरिम को वापस क्यों नहीं ला पाती, क्या हम आज भी यूएसए, रशिया। अभी मैंने इसका अभी जवाब दिया, देखिए कि हम ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें अड़चने आती हैं, रोड़े आते हैं, कोर्ट है, गवर्नमेंट है, फिर आपके ट्रीटी का मामला आता है, बहुत सारी चीज़ें आती, तो आसान नहीं होता लाने में, थोड़ा एक लंबा प्रोसीजर है। सर एक क्रिकेट से जुड़ा सवाल है, सर कई लोग, आकाश गुप्ता जी कह रहे हैं कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया इंग्लैंड से जानबूझकर हार गया, इस पर आपकी क्या राय है। आकाश जी मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि इंडिया इंग्लैंड से जानबूझ के हार गया, बल्कि मैं आपको कहूँ अगर उस दिन इंडिया टॉस जीती तो मैच इंडिया जीतती 110%। कल भी अगर न्यूजीलैंड टॉस जीती तो न्यूजीलैंड मैच जीतती। हो क्या रहा है कि ये जो दोनों विकेट पे मैच खेला गया, पहला 20-25 ओवर तो ठीक है विकेट, उसके बाद अचानक स्लो होना शुरू हो जाता। आपने इंग्लैंड के खिलाफ भी जो हमारा मैच था देखा होगा, कमेंट्री में भी बार बार ये बात आ रही थी कि इंग्लैंड के पेसर ने अपनी स्पीड स्लो कर दी थी, एक तो विकेट भी स्लो था, तो उस पर शॉट मारना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ऐसा नहीं है, इस वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे, इस लेवल पे जाकर और हम जानबूझ के मैच हारें, इसका कोई मतलब नहीं, नंबर एक। नंबर टू, इसलिए मैच हारे जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना है या पाकिस्तान से हमारा सामना ना हो, इसलिए पाकिस्तान अब वो 90s की टीम नहीं रही। इस वक्त पाकिस्तान एक वक्त अपने टाइम में बॉलिंग के लिए बड़ी जानी जाती थी कि वो उनके बॉलर एक से एक थे, और वाकई थे। वकार, वसीम, आकिब जावेद, इमरान खान, बाद में भी आया शोएब अख्तर। इस वक्त पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग जो है, मुझे लगता है कि जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है शायद सबसे वर्स्ट, सबसे कमज़ोर है, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं है।
दूसरा, पाकिस्तानी टीम में तब 2-4 अच्छे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी होते थे। इस वक्त मुझे लगता है कि एक अगर आप बाबर को छोड़ दें तो उनके पास कोई ऐसा बैट्समैन भी नहीं है जिसको हम कहें कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पे लगातार अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसी टीम नहीं है जिसको लेके हम डरते या सोचते कि ये सेमीफाइनल मुकाबला ना हो, बल्कि सबसे ईजी होता हमारे लिए। लेकिन ये गलत है कि इंग्लैंड से हम जानबूझ के हारे या पाकिस्तान को रोकने के लिए हारे, बिल्कुल भी कहीं से ऐसा नहीं था। जो कई चीज़ें हम टीवी पे देखते हैं, दूर से हम लोग तो बात करते हैं अरे ये ठुक ठुक कर रहा, रन नहीं ले रहा, लेकिन उस पर एक्सपर्ट्स की आप बात कीजिए। हालांकि मुझे भी धोनी की उस दिन बैटिंग देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जो कई देखिए 2 तरह के कमेंटेटर और एक्सपर्ट होते हैं। एक जो सीधे भड़ास निकालते हैं, एक जो है वो बड़े बारीकी से बात करते हैं, विकेट को देखकर, स्विंग सीम को देखकर, इवन हवा किस तरफ कैसे बह रही है उसको देखकर, प्लेइंग 11 को देखकर। तो उनको सुनने के बाद मुझे लगा था कि वाकई विकेट स्लो हो गई थी और जिस तरीके से बैट पे बॉल आनी चाहिए थे वैसे आ नहीं रही थी। तो हमें लग रहा था कि स्लो खेल रहे हैं, जबकि वो तो विकेट पे जो होता है उससे पता चलता है कि रन ईजिली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये गलत बात है, सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और क्रिकेट में होना भी नहीं चाहिए, वरना हम जैसे इतने लाखों करोड़ों फ़ैन हैं, हम तो इसलिए देखते हैं कि एक अच्छा मैच देखें। हाँ, इंडिया हमेशा जीते, लेकिन ये पहले से पता चल जाए कि ये हार रहे हैं जीत रहे हैं तो फिर ऐसे मैच देखने का फ़ायदा क्या। सर नवरोज जी कह रही पूछना चाह रही है सर, क्या दुनिया में लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल टू कमज़ोर बिकॉज एट दैट लेवल एवरीथिंग सीम्स फिल्मी? नहीं, ऐसा नहीं है। कई जगह पे लॉ का मिसयूज़ होता है कमज़ोरों गरीबों के ख़िलाफ़, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा और हर जगह और हर वक्त हो ऐसा नहीं है। कई मामलों में हो जाता है, कई जगह पे लेकिन नहीं होता है। कमज़ोर गरीब माजूर लोगों को भी इंसाफ मिलता है। अपने देश में ही ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। सर राजदीप सरकार जी पूछ रहे हैं सर, आपने लास्ट टाइम ऑफिस से ऑफ कब लिया था? राजदीप सरकार जी, मैं मतलब वीकली ऑफ तो संडे को ले लिया। हाँ, वैसे छुट्टी वाला अभी तक तो इस साल नहीं, लेकिन शायद मैं अगस्त में 1 वीक के लिए नहीं रहूँगा, तो अगस्त में 1 हफ्ते की छुट्टी लूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज इतना ही, कल मुलाकात होगी और अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू।